हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में जो स्टडी कर लिया था उसमें आप लोग को मैंने बताया था कि क्लोरीन जब क्लोरीनेशन होगा तो उस केस में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी तरह के प्रोडक्ट बनाना है। और बाकी सभी में मतलब जैसे फ्लोरीनेशन हो रहा हो या ब्रोमिनेशन हो रहा हो या आयोडीनेशन हो रहा हो, तो इन केसेस में हम लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा था फ्लोरीन जो है वो 1 डिग्री वाले पे अटैक कर जाएगा और ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो सीधे सीधे 3 2 1 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है। हालांकि मैंने इसमें ये भी बताया था कि फ्लोरीन जो है वो पहले यही ढूंढेगा कि जितने जो सबसे ज्यादा डिग्री में अवेलेबल हैं वो उस पर अटैक करेगा। ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है, ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये 1 डिग्री वाले पर अटैक करेगा, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो भी अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये अटैक करेगा, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। वाइल क्लोरीन जो है वो क्लोरीन सभी पर ध्यान देगा, मतलब 1 डिग्री वाले पर, 2 डिग्री वाले पर एज वेल एज 3 डिग्री वाले पर। तो वो सभी पर ध्यान देने वाला है, 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री। तो क्लोरीन के केस की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि 3 2 1 के लिए आप लोगों को प्रोपोर्शन याद रखना पड़ेगा। दैट वाज 5 3.8 और ये 1, ये रेशियो से अपने को चलना था। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड आ गया CH3 CH3 और यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH3। तो अगर इनकी बात की जाए कि इसमें कौन कौन से जो भी 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बिकॉज हियर इज 1 डिग्री कार्बन इज अवेलेबल। 1 डिग्री कार्बन ये रहा, ये हमारे पास 2 डिग्री था और ये हमारे पास 3 डिग्री था। तो इसमें सभी तरह के थे, 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री। तो क्लोरीनेशन के केस में क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो सभी तरह के प्रोडक्ट हमको बना करके देगा। मतलब 1 डिग्री वाला भी, अब 1 डिग्री में किसी भी एक पे अटैक कर सकता है, 2 डिग्री वाला भी प्रोडक्ट बनाएगा और 3 डिग्री वाला भी प्रोडक्ट बनाएगा। तो यानी 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन अवेलेबल हैं वो 3 डिग्री का भी अवेलेबल है, 2 डिग्री का भी अवेलेबल है और 1 डिग्री का भी अवेलेबल है। ठीक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। जो मैं अभी आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिकली मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा वो पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ ये 3 2 1 आपके पास है, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री, यहाँ पर ये सभी तरह की चीजें अवेलेबल हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि भाई सभी तरह के अगर डिग्री अवेलेबल हैं तो उसमें क्लोरीन जो है वो सभी पर अटैक करने वाला है। मतलब वो 1 डिग्री का भी प्रोडक्ट बनाएगा, 2 का भी बनाएगा, 3 का भी बनाएगा। और उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको परसेंटेज चेक करना है, जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें कौन कितना परसेंटेज में बनेगा, 1 डिग्री वाला कितना बनेगा या 2 डिग्री वाला कितना बनेगा या 3 डिग्री वाला कितना बनेगा, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई कौन कितने मतलब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, तो 3 + 3 + 3 टोटल कितने हो गए, 9। 3 + 3 + 3 = 9। अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री के, तो 2 डिग्री के हाइड्रोजन हमारे पास ओनली कितने हैं, 2। अगर मैं बात करूं 3 डिग्री का, तब हमारे पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ओनली 1। अब अगर मैं इनके प्रोपोर्शन की बात करूं तो प्रोपोर्शन के लिए मुझे रेशियो याद होना चाहिए। जो मैंने आपको रेशियो बताया हुआ है कि 5 3.8 और 1 का जो आपको रेशियो, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ये बात, इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगी कि 3 to 1 डिग्री के लिए हमारे पास जो रिस्पेक्टिव रेशियोज हैं वो है हमारे पास 5 3.1 और 3.8 एंड 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। और प्रोपोर्शन का तरीका मैंने क्या बताया था कि फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो 1 डिग्री के हों और उस क्वांटिटी को आपको उसके रेशियो से, रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने बच्चा, हमारे पास 2 हैं और यहाँ इसका प्रोपोर्शन कितना चल रहा है बेटा, 3.8, तो टोटल विल बी 7.6। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं बेटा तो ये हमारे पास एक ही है और इसका प्रोपोर्शन का जो रेशियो है वो है 5, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास इसका 5, 5 बन जा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था हमको, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे इनको आप ऐड करोगे 9 7
16 और 5 21.6 आ जाएगा ये आपके पास टोटल। फिर जब आपको परसेंटेज फाइंड करना है बच्चे, तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप, जैसे 1 डिग्री का निकालना है, किसका निकालना है, 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कितना बना होगा, तो उसका प्रोपोर्शन कितना है 9, कितने में 21.6 में, इतना प्रोपोर्शन में है, इंटू 100 कर देंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कितना परसेंटेज 1 डिग्री बनेगा। एज वेल एज जब मैं परसेंटेज निकालूंगा 2 डिग्री का, तो मैं देखूंगा कि वहां पर उसका प्रोपोर्शन कितना आया, दैट इज 7.6 अपॉन टोटल कितना आया, टोटल हमारे पास आ गया 21.6, 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा 2 डिग्री वाले का। जब मुझे 3 डिग्री का चाहिए, 3 डिग्री का प्रोपोर्शन कितना आया था, वो आया था 5 परसेंटेज। जब मुझे चाहिए 3 डिग्री वाले का, तो वो आया था 5 अपॉन 21.6 इंटू 100। तो इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमको मिल जाएगा कितना परसेंटेज कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या फिर 3 डिग्री वाला। और उसमें जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे आप आंसर करोगे कि दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, बाकी दो हमारे पास माइनर बनेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। मान लो एक रिएक्शन लिख दे, उसमें 3 प्रोडक्ट बना दे या 4 प्रोडक्ट जितने भी बन रहे हो, वो प्रोडक्ट आपके सामने लिख दो और पूछ ले कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। या आपके सामने डायरेक्टली कोई रिएक्शन लिख के इतना ही लिख करके छोड़ दे कि भाई CH3 है, CH2 है, इधर CH2 है, इधर CH3 है, तो इसमें आपसे पूछ ले कि मेजर प्रोडक्ट विल बी, और 4 ऑप्शन पकड़ा दे कि मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, 1 डिग्री वाले का बनेगा या 2 डिग्री वाले का बनेगा। ये भी 2 है, ये भी 1 है। तो फिर आपको ये पूरा इस प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन है कितने, 2 डिग्री के हाइड्रोजन है कितने, 3 डिग्री के हाइड्रोजन है कितने। तो फिर आप इनका कैलकुलेशन करोगे, भाई टोटल ये आ गया आपके पास, जैसे ये 3 + 3 6, 2 + 2 ये 4, तो ये आपके पास जब आ गए, फिर आप इनका प्रोपोर्शन निकालोगे, मतलब इस 6 में मल्टीप्लाई करोगे 1 का, इस 4 में मल्टीप्लाई करोगे 3.8 का, और जब ये पूरा प्रोपोर्शन निकल आएगा, 6 ये आपके पास ये आपके पास 7.6 कितना जाएगा, 14 15.2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब टोटल जो है आप इसका निकाल लोगे कि ये आपके पास जो आएगा 21.2। फिर जब परसेंटेज की बारी आएगी, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, ऊपर लेना है भाई उस सब्सटेंस का प्रोपोर्शन जिसका निकाल रहे हो अपॉन टोटल, जैसे यहाँ पर 21.2 आया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एक प्रोसीजर आप सीख चुके हो, इससे आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का आइडिया लगाना है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट जब आपको मिल जाएंगे, तब आप आंसर कर लोगे कि कौन सा प्रोडक्ट वहां पर बनेगा और कितना बनेगा। आप तो इवन परसेंटेज भी बता सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बाकी ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के लिए मैंने बताया कि ऑलवेज फॉलो दिस रूल, कि ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन में आपको 3 to 1 डिग्री वाले के ऊपर अटैक कराना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 जो आपका ऑर्गेनिक में दिया है 12th में, हेलो एल्केन हेलो एरीन, वहां पर जब आप प्रिपरेशन स्टडी करोगे, तो वहां पर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये पूरा हेलोजिनेशन मतलब जो है वो दिया हुआ है, और उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है। तो उस के बेसिस पे मतलब जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो, या मेरे नोट्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन में जो दिया हुआ है, हेलो एरीन्स में जो दिया हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उतना पार्ट आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग नया टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं, या एलाइलिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। देखो बेटा, हमारे पास मान लीजिए कि कोई 2 कार्बन थे जो कि डबल बॉन्ड कार्बन बनाए हुए थे, और इसके पास कोई ऐसे और कार्बन अवेलेबल थे। तो ऐसे कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बन। विनाइल का मतलब क्या है, कि ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हो, इस कार्बन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन बोलेंगे, विनाइल कार्बन, ठीक है। और इसके जो बगल में लगा हुआ है, जैसे इसके बगल में कौन लगा, विनाइल के बगल में ये जो कार्बन लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइल कार्बन। मतलब आपको क्या याद रखना है बच्चा, आपको याद रखना है कि अगर कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, अगर कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं,
तो वो कार्बन विनाइल कार्बन कहलाएंगे, और उसके जस्ट बगल में जो कार्बन लगे हुए होंगे उनको हम लोग एलाइल कार्बन कहेंगे। अब सपोज दैट इस एलाइल कार्बन पे H3 ऐसे कुछ लगा हुआ था, अगर मैं H लगाना चाहूं तो मैं ऐसे H लगा सकता हूं, ठीक है। तो ये H लगा दिया, तो क्या हुआ कि कोई एक रिएजेंट आया और उस रिएजेंट ने क्या किया कि इस एलाइल वाला जो कार्बन है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स सब्सटेंस लिया, ठीक है, हेलोजिनेशन भी होता है इसमें। अगर आपने एक्स सब्सटेंस लिया, इस एक्स ने क्या किया, इस एलाइल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल फेंका। इससे कहा भाई तुम अपने एक हाइड्रोजन को हटाओ, हम यहाँ पर आना चाहते हैं, और एक्स जा करके जुड़ गया। बाकी एच एक्स वगैरह जो निकल गया वो अलग बात है। बट इस प्रोडक्ट में क्या हुआ, इस प्रोडक्ट में जो छेड़छाड़ पूरी हुई है वो किस कार्बन के साथ हुई है, वो एलाइल कार्बन के साथ हुई है। और क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, एलाइलिक कार्बन कौन सा है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। और उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है बेटा, एलाइलिक कार्बन। अभी कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, इवन मान लीजिए ये रिंग पड़ी हुई है, इस रिंग में मान लीजिए एक ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन है, मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं कि भाई ये 6 कार्बन ऐसे रिंग बना करके बैठे हुए हैं, और इनमें यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन तो बेटा हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास विनाइल विनाइल कार्बन, सॉरी। और ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, एलाइल कार्बन कहलाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन। इवन ये वाला जो कार्बन होगा ये भी क्या कहलाएगा, एलाइल कार्बन। इनके लिए कुछ टर्म डिफाइन नहीं है, केवल किनके लिए डिफाइन है, विनाइल एलाइल। विनाइल और एलाइल जो वर्ड है बेटा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए विनाइल वर्ड यूज होता है बेटा। और एलाइल के लिए हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन इज कॉल्ड एलाइल कार्बन। तो विनाइल एनाइल के बीच में आप कंफ्यूज मत होना। विनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन, और उसके जस्ट पड़ोसी वाला जो कार्बन होगा वो हमारे पास एलाइलिक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड नहीं है, ये देखना, कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो वो सारे विनाइलिक में जाते जाएंगे। एलाइलिक कब आएगा, जब सिंगल बॉन्ड से वो कनेक्टेड होगा, तब वो हमारे पास कहलाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा कहे नहीं सर लाइन से ही डबल बॉन्डेड आ जाए, ये सारे डबल बॉन्डेड वाले सब विनाइल बनते जा रहे हैं, बट जैसे ही कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तब हमारे पास एलाइलिक। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कोई टर्म डिफाइन नहीं है, केवल डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्ड केवल यही होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विनाइल एलाइल क्या होते हैं। अब विनाइल समझ में आ गया, एलाइल समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग बताया बेटा मैंने, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास कोई एटम लगा हुआ था, मान लीजिए कोई एटम H लगा हुआ था, और इस H को किसी दूसरे ने निकाल फेंका और खुद जाकर के वहां जुड़ गया, तो खुद जाकर के वहां जुड़ गया। तो यहां अगर एलाइलिक कार्बन के पास से कोई एटम निकले और कोई दूसरा एटम आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसमें हमारे पास बेटा जो रिएक्शन होती है, मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमें 3 केसेस में देखने को मिलता है। अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर जो रिएजेंट देखने को मिल सकते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो बेटा वो हमको 3 मिल सकते हैं। तो हेलोजन, हेलोजन जो है वो एक हाई टेम्परेचर पर हो, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है एक सब्सटेंस भी यूज करते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 वगैरह ये यूज कर लेते हैं इसके साथ। दूसरा हमारे पास एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड जो है वो हमारे पास ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पर एन से जुड़े हुए हैं और इधर Br लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है। और तीसरा हमारे पास सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2 ये भी होता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन
देखने को कब कब मिलेगी, जब हैलोजन आए किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, या फिर एन ब्रोमोसक्सीनामाइड आए, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड जब आए, या फिर हमारे पास क्या है बेटा, सल्फ्यूरल क्लोराइड है, सल्फ्यूरल क्लोराइड। हालांकि जब एनबीएस वगैरह जो आते हैं इनके लिए भी हमें टेम्परेचर या फिर सनलाइट की नीड पड़ती है, ठीक है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अब याद रखना कि जब यहाँ पर हेलोजन आएंगे तो हेलोजन सीधे सीधे अटैक कर रहे होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो X2 होता, ये X जा रहा होता और एक HX निकल रहा होता। एनबीएस जो है ये ब्रोमीन देगा, ये ब्रोमीन अपने अंदर से ब्रोमीन निकालेगा, और SO2Cl2 जो है ये सल्फ्यूरल क्लोराइड है, ये हमको क्लोरीन प्रोवाइड करेगा। मतलब रिएक्शन में इसमें अटैक करता है ब्रोमीन, इसमें क्लोरीन, और यहाँ पर जो है हमारे पास बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, और फ्लोरिनेशन तो नहीं कराते हम लोग, आयोडीनेशन तो नहीं कराते। अब आप रीजन भी समझ गए होंगे, अगर आपको लास्ट वाले के याद हो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरिनेशन नहीं कराया था बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जा रही थी, और आयोडीनेशन में आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड पड़ रही थी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हो तो हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हेलोजिनेशन है इसका। अगर हम लोग हेलोजिनेशन करें मतलब कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए H3 है, यहाँ H है, यहाँ पर H2 है। अब आप थोड़ा सारे लोग जरा ध्यान लगाओ, यहाँ पर मान लीजिए Cl2 लिखा है, ध्यान से देखना इस बात को कि यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, और आपने एक इनर्ट सॉल्वेंट ले रखा है CCl4। तो ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जा करके इस पे जुड़ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे आ गया एक Cl, और हमारे पास HCl हो गया। याद रखना कि ये जो रिएक्शन है बेटा उसके लिए हाई टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर आपने लो टेम्परेचर पे करा दी ना तो रिएक्शन में कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप ऐसे लिख देते ये CH, ये CH3, और ओनली आप ये CCl4 लिखते, तब रिएक्शन तो होती बट प्रोडक्ट कुछ और ही बनता, फिर वो प्रोडक्ट ऐसा बनता CH2CH। अभी हमारा मुद्दा ये जानने का नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट कैसे बना, हमें बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। ये एडिशन रिएक्शन है, दोनों क्लोरीन इस पे अटैक कर गए, इस वाले पर एक इस वाले पर, दोनों इस पे अटैक कर गए, बट इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया और खुद क्लोरीन जाकर के जुड़ गए, ये तो एडिशन है। बट सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, और क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो भी एलाइल वाले कार्बन से, वहां विनाइल पे अटैक कर गए थे। तो टेम्परेचर आपको मस्ट बी, यू हैव टू लर्न, तभी आप पॉसिबल प्रोडक्ट सही बता पाओगे। कि टेम्परेचर अगर हाई नहीं किया तो कुछ मतलब रिएक्शन में आपको कंफ्यूज करा सकता है कि प्रोडक्ट आपको दोनों ही पकड़ा दे और आपको टेम्परेचर आप ध्यान ना दो, आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, हो सकता है वहां एडिशन हो रहा है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपने स्टडी किया था, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी का ही अंडर में आता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कुणाल आप अपना डाउट लिख दीजिए, ड्यूरिंग द क्लास ही उसको डिस्कस कर लूंगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी, इधर H2 था, इधर H था, यहाँ CH3 था, ध्यान लगा के समझिए, और Cl2 था, यहाँ पे Cl2 है, और आपने CCl4 और टेम्परेचर लिख दिया हाई टेम्परेचर। अब रिएक्शन आपने कराई हाई टेम्परेचर पर, तो आपने क्या पाया कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया CH2Cl। अब ये जो हो रहा होगा साथ में यहाँ HCl, तो इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे रिएक्शन हो रही होगी। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास इनिशिएशन होगा, भाई फ्री रेडिकल है तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है, जिसमें दोनों जो क्लोरीन है वो होमोलिटिक फिजन से टूट के फ्री रेडिकल बनाते हैं।
ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, जो आपने सबसे पहले स्टडी किया था। फिर होता है प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोपोगेशन में क्या होगा, प्रोपोगेशन में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 जो था, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं H था, तो एक फ्री रेडिकल आएगा और ये फ्री रेडिकल इस H को अपने पास से ले जाएगा, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास अब ये फ्री रेडिकल बन गया और साथ में HCl निकल जाएगा। मतलब सेम तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे फ्री रेडिकल और H2 बचा, अब इस पे 3 से अब हमारे पास एक जा चुका है। और अब अगर आप ध्यान दें तो क्या ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, क्या ये हमारे पास थर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिसमें मैंने आपको पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल का केस बताया था कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल हो तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे ये बना होगा तो इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिला होगा इनको। तो क्या क्या किया होगा इन्होंने, यहाँ पर CH2, ओके, CH2 यहाँ पर ये बन जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से रेजोनेंस भी हो रहा होगा, मतलब कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में रेजोनेंस के चांसेस हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है दैट इज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जितने फ्री रेडिकल बने होंगे, जैसे हमारे पास Cl फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल ने क्या किया होगा, Cl फ्री रेडिकल को ही जोड़ा होगा सबसे पहले, तो Cl2 बनाया होगा, या हमारे पास CH3 CH2 और ये हमारे पास CH2, ये डबल बॉन्ड था, इधर CH2 था, ये फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन को जोड़ेगा, ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH है और यहाँ पर ये CH2Cl बना रहा होगा। और हमारे पास जो है जो ये प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री रेडिकल, और ये जो है ये फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 आपस में जुड़ करके अगेन ये ऐसा बना रहे होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आगे आगे ये सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें यहाँ पर ये तो हमको समझ आया कि ये प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं जिसमें आपको इस रेजोनेंस का मीनिंग समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर रेजोनेंस क्यों कहा कि यहाँ रेजोनेंस चल रहा होगा। अब अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करें, जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं, ये कोई कंपाउंड है लाइक दिस, इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें Cl2 हाई टेम्परेचर पर लिया, तो यहां पर एक सेकेंड ना, चलिए समझिए, देखिए ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आपके माइंड में ये आंसर आ सकता है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप सोचोगे भाई ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये दो कार्बन है डबल बॉन्डेड है, ये CH2 ये CH है, ऐसा ये लिखा हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर अगर कार्बन के नजरिए से देखा जाए तो। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि विनाइलिक कार्बन कौन है, तो आप कहोगे ये और ये विनाइलिक है। एलाइलिक कौन है, ये एलाइलिक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर Cl2
हाई टेम्परेचर पे ले रखा है। तो आप ये सोचोगे कि ये क्लोरीन जो है वो एलाइलिक वाले पे अटैक कर देगा, इट मस्ट बी अटैक ऑन दिस कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। बट मेरा आंसर ये होगा कि यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनेगा। अब वो ये सेकेंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर क्लोरीन भी आएगा। अब कैसे बनेगा वो हम लोग समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भाई ये डबल बॉन्डेड है, पहले स्टेप में तो क्लोरीन क्लोरीन आपस में टूट करके वो फ्री रेडिकल वाला काम कर रहे होंगे, ये फ्री रेडिकल बना दिया, ये फ्री रेडिकल बना दिया। जब ये इस फ्री मतलब ये क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल वाला जब ये अटैक कर रहा होगा तो ये एलाइलिक कार्बन पे अटैक करके इसका एच निकालेगा, और जैसे ये एच निकालेगा तो ये फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही बनेगा। अब हुआ क्या, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये फ्री रेडिकल बना होगा उस स्टेट में क्या यहां पर ये सिस्टम आया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म अगर आप देखें क्या हुआ होगा, यहां पर एक ही फ्री रेडिकल नहीं बना, दूसरा फ्री रेडिकल ये बना। ये फ्री रेडिकल कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है भाई, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ओनली एक से, ये 1 डिग्री का है। तो ये वाला 2 डिग्री का है, तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बने, एक 2 डिग्री का भी बना होगा और एक 1 डिग्री का भी बना होगा। यानी कि यहाँ पर जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे बेटा, इसमें यहाँ पर भी एक बार Cl जुड़ सकता था, ये डबल बॉन्ड रह जाते, और एक अगर इसके अकॉर्डिंग में देखता तो यहाँ पर Cl जुड़ सकता था, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर Cl जुड़ सकता था। तो मतलब जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या कहीं पर रेजोनेंस की वजह से फ्री रेडिकल की डिग्री चेंज तो नहीं हो रही, क्या फ्री रेडिकल पहले और बाद में क्या सेम डिग्री का रहा, सेम का रहा तो कोई इशू नहीं, बट अगर उसकी डिग्री चेंज होगी तो और पॉसिबल वो प्रोडक्ट बनाएगा। ये एक एग्जाम्पल था इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हेलोजिनेशन के केस में बन सकते हैं। अब बाकी अगर आप कोई और सब्सटेंस लेते, जैसे अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर आप फ्लोरिनेशन करोगे तो यहाँ पे HF बनेगा और जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देगा, तो इसको हम लोग लैब में नहीं करेंगे। या अगर आप यहाँ पर आयोडीन ले लो, या अगर आप यहाँ पर आयोडीन लोगे तो क्या होगा बेटा, ये आपके पास HI नाम का प्रोडक्ट साथ में बनाएगा, बाकी एक आई तो इधर लगेगा, एक HI भी बनेगा, तो ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसके साथ रिएक्शन में हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए पड़ेगा ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना हो पाए, रिएक्शन आगे बढ़ती रहे। तो ये था हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमको जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक जैसा कि ये वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लो अगर कोई 2 एटम थे आपस में कनेक्टेड थे, तो कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया और किसी एक एटम को बाहर निकाला, वो खुद जाकर के वो इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और इस जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल था उसको बाहर निकाल दिया। तो इसको इस तरह के हम लोग सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन सभी को क्लियर है, आर्यन, आशी, दीपशिखा, करण, पलक, पीयूष, प्रख्यात, सृष्टि, स्नेहा, सुजैन, यश, युवराज, सभी को क्लियर है ये, बट एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड करें। सबको समझ आ गया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एनी डाउट इन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन?
नो सर। चलो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है इसमें आपके पास याद रखना कि ये बेंजीन रिंग जो आप यहाँ पर एक हेलोएरीन नाम का जो सब्सटेंस बनाने वाले हो वो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही थ्रू बनाओगे अपने मेन चैप्टर में। तो ये बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, इवन वो एडिशन भी करता है बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कर रहा है यहाँ पर याद रखना कि इसमें कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो जाता है। ये एडिशन नहीं दिखा पाता है क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी खत्म होने लगती है। दैट्स वाई बेंजीन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये हमारे पास बेंजीन के केस में बेंजीन जो है वो 4 तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। एक तो हेलोजिनेशन करता है वो। हेलोजिनेशन मतलब कि कोई एक एक्स आए और इस बेंजीन पे जाके जुड़ जाए, कोई एक एक्स आया और इस बेंजीन पे जाकर के जुड़ गया, तो ये कहलाएगा हेलोजिनेशन। अगर हम लोग बात करें सल्फोनेशन की तो सल्फोनेशन में हमारे पास आता है ग्रुप SO3H, तो ये जुड़ता है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर SO3H आ जाता है। ठीक है, सल्फोनेशन हो जाता है। या फिर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में जो है यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, NO2 देता है ये। तो ये नाइट्रेशन के केस में हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, और एक और होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये आपको यहाँ पर इसमें एक बार एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है और एक बार एसाइल ग्रुप जुड़ सकता है। दैट इज हमारे पास C+O+R ये जुड़ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये वाला प्रोडक्ट बनता है पहला वाला, तो हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन हो रहा है। वो सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम लोग कहेंगे एसाइलेशन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 4 तरह की रिएक्शन को देखना है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज एल्काइलेशन और एसाइलेशन। 2 पार्ट उसके भी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप में ये भी होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये 3 कौन बता कौन दीजिए। से स्टेप में होता है बता रहा हूं बेटा, बस ये लास्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरा स्टेप जो है इसमें अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हमारे पास रिमूव होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, रिमूवल होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज को इधर ही रोक रहा हूं क्योंकि मुझे एक डाउट बताना है। ठीक है, एल्डोल का कंडेंसेशन मुझे दिखाना है। तो एल्डोल का कंडेंसेशन बेसिकली हमारे पास होता है इस तरह से है कि आपको ये एक एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए पड़ेगा। ठीक है, 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ। तो ये आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पर एक और एल्डिहाइड चाहिए पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको ये कन्वर्ट करके देगा एल्कीन एल्डिहाइड में, जिसमें यहाँ पर ये CH। ठीक है, और एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह से बनेगा C डबल बॉन्ड ये C, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये तीनों कार्बन ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, इससे मैं H नहीं दिखा रहा हूँ। और ये हमारे पास जो है वो CHO इसका ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पे OH जो है ये वाला OH जो है वो निकल आया। ठीक है, और ये CH3 जो है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना के बैठ गया। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से आप ऐसे भी दिखा सकते हो और आप इसको मतलब एक और एल्डोल का, ये तो मैंने दिखाया ओपन चेन के लिए। ठीक है, अगर मैं बेंजीन वाले प्रोडक्ट के साथ मतलब कि बेंडेल्डिहाइड के साथ दिखाऊं तो मैं सेम तरीके से ऐसे दिखा सकता हूं इसमें कि ये आपके पास CHO। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये इधर पर मान लीजिए हमारे पास इधर पर भी एक मैंने
ग्रुप ले लिया कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इसको कराऊं तो हमारे पास एक और मतलब ये जो प्रोडक्ट बन सकता है, ये रिएक्शन अराउंड 200 प्लस टेम्परेचर पे होती है केल्विन में। तो ये आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं, ये डबल बॉन्ड से कुछ ऐसे। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन पूछी गई थी वो ये रही, जिसमें ये डबल बॉन्ड हो और ये बेंजीन रिंग में इधर दिखा दे रहा है स्पेस ना होने की वजह से, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दो तरीके से हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए था, बट आप लोगों का ये पार्ट जो है वो टर्म 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, तो बाकी लोग परेशान ना हो कि ये चीज कहाँ से आ गई। तो ये हम लोग टर्म 2 में ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं मैंने क्या क्या बता दिया आपको। मैंने आज की क्लास में आपको एक तो रिकॉल कराया था कि क्लोरीनेशन कैसे होता है, और साथ में मैंने आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा मैंने बताया कि एक और हमको स्टडी करना है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तक का पार्ट प्रिपेयर कर लें, लर्न कर लें उसको, और इसी लेक्चर को एक बार आप और रिपीट मोड पे देखें। मैंने कहा है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले जस्ट एक दिन पहले का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत सॉलिड हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे को जीओसी और ये रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स नहीं है, किसी के पास नहीं लिखे पुराने, तो बेटा मुझसे पीडीएफ ले लो। तो वो पीडीएफ में बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चीजें लिखी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलवा करके उसको रीड कर सकते हो, ताकि आपका रिवीजन इन चीजों का होता रहे, अगर किसी के पास नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।